हेलो, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीजे एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। देखो, मैं आपको बेसिक्स इसलिए बता रहा हूं, कल को अगर एग्जाम में थ्योरी आता है तो आप इजीली वो थ्योरी भी लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप आज जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं वो अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस भी नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग एक तीर से दो निशाना मारेंगे, यानी कि मैं जो आपको बता रहा हूं इससे आप थ्योरी भी लिख पाएंगे और इसी को समझने के बाद आप इजीली जो है प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है यूनिट 4 से है अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। अब देखो, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, फिर उसके बाद वो प्रॉफिट को आप जो है कैपिटल में ऐड कर देते थे बैलेंस शीट में, तो ये सारी चीजें जो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाई जाती थी, ये सारी चीजें जो है ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट यानी कि जिनका मोटिव पैसा कमाना होता है उनके लिए बनाया जाता था। लेकिन आज जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, इसका मतलब होता है आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, आप वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आप एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम समझते हैं। चलिए देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, उनका मोटिव सिर्फ एक ही चीज होता है, सोशल वेलफेयर, यानी कि लोगों की भलाई के लिए। तो कल को अगर एग्जाम में आएगा तो आप लिखेंगे एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका काम सोशल वेलफेयर होता है। तो एक चीज ये आपको याद रखनी है। अब वो क्लब भी हो सकता है, सोशल वेलफेयर क्लब बनाया गया है, क्रिकेट क्लब हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है, या कोई सोसाइटी हो सकता है जिनका काम है लोगों की भलाई करना। अब देखिए, जब कभी भी ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के बारे में आप पढ़े हो तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाया जाता था। लेकिन नॉन ट्रेडिंग यानी कि जो बिजनेस नहीं करते, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते, खरीदना या बेचना नहीं करते हैं, तो उन लोग जो है अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उन लोग जो है अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो उन लोग अकाउंटिंग, उनको क्या क्या अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, देखो यहाँ पे वही चीज लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर। मैं आपको सारी बातें जो है बहुत ही डिटेल में बता रहा हूं, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना रहेगा। देखिए, तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रिपेयर करता है स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, यानी कि नंबर 1 पे वो क्या बनाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद जो है बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये 1, 2 एंड 3 ये ऐसे क्यों बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका काम खरीदना या बेचना नहीं होता, यानी कि सामान वो लोग खरीदे और उसको बेचे। ये किनका काम होता है, ट्रेडिंग वाले जो बिजनेस चलाते हैं उनका काम होता है। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम का तो इनका काम तो था सोशल वेलफेयर करना। तो इन लोग पैसे कैसे लाएंगे, इनके पास पैसे कहां से आएंगे, इनके क्या क्या खर्चा होंगे, उनकी भी तो अकाउंटिंग की जाएगी ना। तो उनकी जो अकाउंटिंग की जाएगी वो 3 अकाउंटिंग होती है, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। ये बैलेंस शीट है, ये तो फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताएगा। तो सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो क्या होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसी के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपसे पूछेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप तभी बना पाएंगे जब आपको क्या आता हो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ना आता हो, समझना आता हो। देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है जो अपने इंडिया में टॉप 10 एनजीओ है उसके नाम है यहाँ पे। ये सब हमारे अभी काम का नहीं है, क्योंकि आपका जो है एग्जाम है और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आपको मैं बताता हूं, आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन भी बनाएंगे और आप थ्योरी भी लिखेंगे। तो सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलरली लाइक कैश बुक। देखो, आप क्या सोचेंगे, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना वो एक कैश बुक की तरह है, यानी कि कितना पैसा आपके पास आया और आपके पास से कितना पैसा गया। तो जो भी पैसा आपके पास आएगा आप उसे डेबिट करेंगे, और जो भी पैसा आपके पास से जाएगा आप उसे क्रेडिट करेंगे। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी पैसा आया आप उसे डेबिट करेंगे, और जो भी पैसा आपके पास से जाएगा आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये किसकी तरह है, कैश बुक की तरह है। अब when cash book received is written in the debit side, मैंने आपको यही बताया, जब आपके पास कैश रिसीव होगा तो आप उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन आपके पास से जब कभी भी पैसा जाएगा आप उसे किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट तरफ लिखेंगे।
अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नंबर 1 पे लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। अब ये क्या है ओपनिंग बैलेंस? अरे पिछले साल आपने जो जितने भी ट्रांजैक्शन किए थे, जितना भी आपके एनजीओ में पैसा आया था और आपके पास से पैसा गया था, जो पैसे बच गए पिछले साल, इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट ही यहां से होगा। आप सबसे पहले पिछले साल का कैश या तो बैंक, कैश में जितना पैसा आपके पास है वो दिखाया जाएगा ओपनिंग डेट में, और बैंक में पैसा जितना बचा हुआ है वो दिखाया जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, 31 मार्च 2025 में आपके पास जो पैसा बच गया था ये क्लोजिंग बैलेंस था। और जब आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे ये भी एंड ईयर में बनाएंगे, 31 मार्च 2026 में बनाएंगे, लेकिन इसका स्टार्टिंग डेट क्या रहेगा, 1 अप्रैल रहेगा 2025। तो ये भी 2025 पिछले साल का और इस साल का ओपनिंग डेट। तो यहाँ पे जो है ओपनिंग डेट में आप लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे देख रहे हो टू कैपिटल रिसिप्ट लिखा है। ये कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है ऐसे खर्चे या ऐसे, मतलब अभी तो रिसिप्ट है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो जो भी पैसा आपको मिला है वो 1 साल से ज्यादा के लिए, बार बार मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जो पैसे आपको 1 साल से ज्यादा के लिए मिले हैं उसे आप कैपिटल रिसिप्ट समझेंगे। अभी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। 1 साल से ज्यादा के लिए जो आपको खर्चे करने के लिए मिले गए हैं वो आपके कैपिटल रिसिप्ट रहेंगे, और जो आप हर साल खर्चे करेंगे, आप जो हर साल खर्चे करेंगे वो आपके रिवेन्यू रिसिप्ट रहेंगे। तो सेकंड नंबर पे है कैपिटल रिसिप्ट। अब ये कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब जब कभी भी आपके पास कोई भी पैसा आता है, बार बार नहीं आएगा, हर साल पैसे नहीं आएगा, 2 या 3 साल में एक बार, मतलब 1 साल के ज्यादा गैप में आपको पैसे जब कभी भी मिल रहे हैं तो वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट रहेंगे। इसका नेचर रहता है कि आपको हर साल पैसे नहीं मिल रहे हैं, 2 से 3 साल 5 साल बाद आपको ऐसे कोई जो है पैसा दे रहा है, वो बिल्डिंग बनवाने के लिए पैसा दिया जा रहा है आपको, या फिर जो है गार्डन बनवाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो हर साल तो आपको गार्डन बनवाने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे पैसे जब आपको मिलेंगे आप उसे कैपिटल रिसिप्ट मिलेंगे, जिसका जो आपको पैसा मिल रहा है वो 1 साल के देरी के बाद आपको जो है प्राप्त हो रहा है। उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे आपको यह समझना है जो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, ऐसे पैसे जो आपको हर साल मिलते हैं। हर साल जब कभी भी आपके एनजीओ को पैसे मिल रहे हैं तो वो आप रिवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। और कैपिटल पेमेंट का मतलब होता है 1 साल से ज्यादा के लिए जब आप खर्चा करते हैं, 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद आप जब ज्यादा पैसे खर्चा करते हैं तो आप उसे कैपिटल पेमेंट्स कहते हैं। और रिवेन्यू पेमेंट्स का मतलब होता है आप जो बार बार हर साल खर्चा करते हैं वो आपका रिवेन्यू पेमेंट होता है। तो आपका कैपिटल रिसिप्ट, जितना भी पैसा आया वो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे और जितना भी पैसा गया आप उसे पेमेंट साइड में लिखेंगे। अब आप जितना पैसा आया डेबिट साइड में लिखे, जितना पैसा गया आप क्रेडिट साइड में लिखे, तो आपको क्या पता चल जाएगा लास्ट में कितना पैसा बचा है। देखो अब मैं आपको समझाता हूं। मान के चलो यहाँ पे आपके पास 5 लाख रुपए आया है, आपके पास से 3 लाख रुपए गया, तो आपके पास जो बचा है वो कितना है, 2 लाख रुपए बचा है। तो ये जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए, जितना पैसा आया जितना पैसा गया, तो हमको जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ क्या बता पा रहा है कि कितना पैसा हमारे पास आया है, कितना पैसा हमारे पास से गया है। तो इसमें आप हमेशा याद रखेंगे ये कैश बुक की तरह होता है, तो वही सारी चीजें लिखेंगे जिसमें पैसा आया है और गया है। कोई भी नॉन ट्रांजैक्शंस आइटम आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखे जाते हैं, जितना पैसा आपके पास से आया है, जितना पैसा आपसे गया है। डेप्रीशिएशन इसमें नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि डेप्रीशिएशन में आपके आता और जाता है ही नहीं, तो आप डेप्रीशिएशन इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स को भी आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्योंकि जब आप क्रेडिट में करेंगे ना तो आपके पास पैसा आएगा ना तो आपके पास से पैसा जाएगा, तो इसमें जो है डेप्रीशिएशन नहीं आएगा, इसमें जो है क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स नहीं आएगा। तो मैंने आपको जो है बताया है, ये 4 नाम आपको मैंने बताया है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट। अब यहाँ पे वो सारी चीजों को आपको क्या समझ के चलना, तो यहाँ पे एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, ये चारों चीज है। तो जो भी कैपिटल रहेगा
कैपिटल जो रहेगा वो आपका लायबिलिटी और एसेट रहेगा, और जो रिवेन्यू रहेगा, रिवेन्यू आपका इनकम और एक्सपेंसेस रहेगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो, हमेशा आपको याद रखना है ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है, यानी कि आप इसे जब कभी भी पे करेंगे या रिसीव करेंगे उसी को रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, और एक्रूअल बेसिस पे कभी भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बताया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है एक्रूअल का? आपको मिला हो या ना मिला हो, वो सारी चीजें मतलब आपको देना है, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। देना है, आपने दिया होता तो रिकॉर्ड करना है, दिया होता तो रिकॉर्ड करना है। जैसे मान के चलते मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। मैंने आपको पैसे दे दिए, इसको रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मेरे पास से कैश गया। तो एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या हो जाएगा भाई? जो पैसे आपने देने हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, जो पैसे आपको लेने हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, जो पैसा आपको मिला है और जो पैसा आपने दिया है आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो लास्ट इसमें आपको समझना है, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। और बोथ कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन, मतलब आपको इसमें ये समझ के चलना है कि आप इसमें जो है कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं और रिवेन्यू नेचर के भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैपिटल रिसिप्ट भी होता है और कैपिटल पेमेंट भी होता है, और रिवेन्यू रिसिप्ट भी होता है और रिवेन्यू पेमेंट भी होता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो है हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझ में आएगा तभी आप एग्जाम में अच्छे से बना पाएंगे। चलिए, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपके पास पिछले साल का पैसा बचा रहेगा तो आप उसको टू ओपनिंग बैलेंस करके लिखेंगे, टू ओपनिंग बैलेंस करके लिखेंगे। तो आपका ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया? 58,550। फिर आपको जो है एंट्रेंस फीस मिला, तो एंट्रेंस फीस के सामने ये आपको हर साल मिलता है, तो आप इसको रिवेन्यू रिसिप्ट लिखेंगे, ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में आएगा क्योंकि पैसे आपको मिले, जितने भी पैसे मिलेंगे यहाँ लिखोगे, जितने भी पैसे जाएंगे पेमेंट साइड में लिखोगे। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या लिख लेना है? एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस आ गया। उसके बाद एंट्रेंस फीस लिखने के बाद आपके पास जो है डोनेशन भी मिला। तो डोनेशन जो है, अब ये भी दो टाइप का होता है, इसमें सिर्फ डोनेशन लिखा है तो ये आपको हर साल मिलेगा, तो आप इसे भी रिवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करेंगे। और ये किस तरफ लिख देंगे आप? रिसिप्ट साइड में लिख देंगे डोनेशन। और डोनेशन में अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? 10,000 का आ जाएगा। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन मिला, सब्सक्रिप्शन भी हर साल मिलता है, तो ये भी रिवेन्यू रिसिप्ट है, तो आप यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन लिख लेंगे। और कितना आ जाएगा यहाँ पे? 26,000 आएगा। क्लियर है? इतना इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब उसके बाद लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिला, तो पिछले साल का भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो उसे भी आप ऐड कर देंगे, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ये नहीं देखता कि किस साल का पैसा मिला है। मैंने आपको क्या बताया था? कोई भी साल का हो, किसी भी साल का हो, पैसा आपको अगर इस साल मिला है तो इसमें रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि ये कैश बुक है भाई। कितना पैसा आया, अगर वो चीज आप छोड़ दोगे, कौन से साल का वो मैटर नहीं करता, किसी भी साल का हो आपको रिकॉर्ड कर लेना, तो आप ऐड करोगे इसमें। और ये कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन है, तो आप इसे ऐड कर लोगे। और आपका पहले वाला सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है? 26,500 है। 26,500 में आप इसे जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख लेंगे 26,500 और इसमें आप 36,000 ऐड कर देंगे, तो ये 0 0 ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और ये 0, तो 30,100 आप लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड। अब जो है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड मिला है, तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको दे दिया गया। तो मैंने आपको बताया था जो 1 साल से ज्यादा के लिए आपको पैसे मिलते हैं तो उसे आप कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। भाई कैपिटल रिसिप्ट हो या रेवेन्यू रिसिप्ट हो, आपको तो रिसिप्ट साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों को रिकॉर्ड करता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे? आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लाइफ मेंबरशिप फीस। आप यहाँ पे 5,000 लिख लेंगे। उसके बाद जो है आपने सैलरी पे किया 12,000 और बुक परचेज किया 6,000 का। तो जब परचेज करोगे और सैलरी दोगे, आपके पास पैसे आएंगे थोड़ी ना, आपके पास से पैसे जाएंगे। तो अगर मैं इसको
रिसिप्ट साइड में लिखूंगा तो पाप हो जाएगा। तो आप इसे किस तरफ लिखोगे, पेमेंट साइड लिखोगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई सैलरी करके लिख लेंगे। तो बाई सैलरी आपके पास से 12,000 रुपए चले गए। उसके बाद बाई बुक आपने जो है परचेज किया, आपके पास से पैसे जाएंगे। जब आप बुक परचेज करेंगे तो आपने 6,000 के बुक परचेज किए। क्लियर है। उसके बाद इसको आप समझो सैलरी जो है आप हर बार देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रिवेन्यू पेमेंट, और बुक परचेज कर रहे हैं तो आपका कैपिटल पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि आप 2 से 3 साल बाद फिर से बुक परचेज करेंगे। हर साल बुक जो है परचेज नहीं किए जाते भाई। ये बुक्स जो है आप खरीदने बेचने के लिए, पढ़ाई करने के लिए ये आप अपने लाइब्रेरी में रख रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे बुक्स जो है 2 से 3 साल तक यूज होते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या सोच के चल रहे हैं, ये जो है आपका कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हर साल किया जाता है, तो ये भाई रिवेन्यू पेमेंट है। आप हर साल करेंगे तो भाई रिवेन्यू पेमेंट हो या कैपिटल पेमेंट हो, ये तो आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये दोनों नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो आप यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख लेंगे 1200 रुपए। अब इस तरफ के पूरे हमने कंप्लीट कर लिए। ये पोस्टेज है, आपको पोस्टेज एक्सपेंसेस लगते रहता है, तो ये रिसिप्ट पेमेंट हो गया। फिर सेल ऑफ अ डांस टिकट, आपने सेल किया डांस टिकट, ये पैसा आएगा, तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट साइड में चले जाएगा 16,000 आपके पास टू सेल ऑफ अ डांस टिकट, सेल ऑफ अ डांस टिकट। तो जितना पैसा आ रहा है मैं इधर लिख रहा हूँ, है ना, और जितना पैसा मेरे पास से जाएगा सब मैं इस तरफ लिखूंगा। तो भाई क्या लिखूंगा यहाँ पे, पोस्टेज। तो पोस्टेज का खर्चा मेरे पास से कितना चले गया, 450 रुपए चले गया। अब उसके बाद आपने जो है सेल ऑफ अ रिफ्रेशमेंट, आपने रिफ्रेशमेंट बेचा, है ना, आपने अपने एनजीओ में कुछ कराया था तो आपने रिफ्रेशमेंट बेचा, तो टू यहाँ पे रिफ्रेशमेंट लिखेंगे, रिफ्रेशमेंट लिखेंगे। और कितने का आपने रिफ्रेशमेंट बेचा है, 5,500 रुपए का। उसके बाद आपका डांस एक्सपेंसेस, इसको भी रिकॉर्ड करना है, ये पेमेंट साइड में आएगा। डांस एक्सपेंसेस ऐसे आप लोगों को लिख लेना है, और ये 24,000 है। फिर उसके बाद ये रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस मैंने आप लोगों को अभी बताना है। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट अलग था, देखो सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट का मतलब होगा आपके पास पैसा आया, ठीक है, आपके पास से पैसा आया, रिवेन्यू रिसिप्ट है। और ये क्या है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है, तो आपके पास से रिवेन्यू पेमेंट है, तो आप इसे पैसा देंगे, आपके पास से पैसा जाएगा बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो देखो मैंने दोनों रिकॉर्ड किया, ये आपका सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट है, उसको मैंने रिफ्रेशमेंट करके लिखा है, पैसा आया है। और ये रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस करके लिखा है 5,500 का, और ये यहाँ पे 8,000 आएगा, ये 8,000 होगा, ये आपका 8,000 है क्योंकि इसका अमाउंट 8,000 दिया हुआ है। तो यहाँ 8,000 आएगा, ये आपका 8,000 आएगा, और यहाँ पे 5,500 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है लाइटनिंग एक्सपेंसेस है। लाइटनिंग एक्सपेंसेस कितने का दिया हुआ है भाई, आपने जो फंक्शन कराया था उसके लिए जो है आपने लाइटनिंग एक्सपेंसेस दिया है, तो 1,300 रुपए का खर्चा लग गया। और कंपटीशन का प्राइस आपने रखा था, तो पैसे उसमें भी जाएंगे ना, पैसे उसमें भी जाएंगे। कंपटीशन एक्सपेंसेस कितने का आ जाएगा, 5,100 रुपए का आ जाएगा। तो इसमें जितने भी चीजें हमने लिखी है, ये सारे पैसे आपके पास आए और सारे पैसे आपके पास से गए। तो कितने पैसे आपके पास आए हैं आपने यहाँ पे शो किया है, कितने पैसे आपके पास से गए हैं आपने यहाँ पे शो किया है। तो जो बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ का आप बैलेंस करेंगे, इसका टोटल करते हैं हम दोनों तरफ का। तो जब आप इसका टोटल करेंगे, जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरफ का कितना बैलेंस है। चलिए टोटल करो। सबसे पहले आपको जोड़ लेना है, इधर कितना है, 12,000 है। सबसे एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना है, 12,000 रुपए। फिर मैं आपका सबसे पहले पेमेंट साइड का कर रहा हूँ, पेमेंट साइड का टोटल कर रहा हूँ। तो 12,000 में आप जोड़ेंगे 6,000 रुपए, 6,000 फिर 1,200 रुपए, 1,200 रुपए के बाद आपको जोड़ लेना है 4,500 रुपए, फिर उसके बाद 2,400 रुपए, ठीक है। 2,400 रुपए के बाद आपको जोड़ना है 5,500 रुपए, 5,500 के बाद 1,300 रुपए, और 1,300 रुपए के बाद 5,100। तो यहाँ का टोटल आ रहा है, क्रेडिट तरफ का टोटल आ रहा है, पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है। मैं यहाँ रफ में लिख रहा हूँ, अभी ये रफ है ना,
33950। अब हम लोग डेबिट तरफ का टोटल लिखते हैं 58। सबसे पहले आपका डेबिट तरफ का टोटल में क्या है 5850 5850 रुपीज, प्लस आप इसमें कर देंगे 3000 रुपए, 3000 रुपए, प्लस आप इसमें कर देंगे 10,000 रुपए, फिर आप इसमें 30,100 रुपए और 5,000 रुपए, फिर उसके बाद आप कर देंगे इसी में ऐड 16,000 रुपए, और लास्ट जो हमारा रह गया वो 8,000 रिफ्रेशमेंट का। तो आपके पास जितने पैसे आए हैं आ रहे हैं टोटल 77,950। अब मुझे ये बताओ आपके पास पैसे आए कितने। देखो पिछले साल का ये पैसा बचा था, ये सारे पैसे आए, तो हमारे पास टोटल इतना पैसा था, इतना पैसा था यानी कि रिसिप्ट हमको हुआ, उसमें से आपके पास से इतना पैसा गया। तो दोनों तरफ में से टोटल किसका ज्यादा है, पैसा आया वाला ज्यादा है, तो आपके पास पक्का पैसा बचा होगा। अब कितना पैसा बचा हुआ कैसे पता चलेगा, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करने का तरीका एकदम सिंपल है, इसको माइनस करने का तरीका एकदम सिंपल है। आपका जो टोटल था ये अमाउंट, सबसे पहले आपको ये अमाउंट को लिख लेना है, ये अमाउंट का आपको किस में लिख लेना है, ये अमाउंट को यहाँ पे टोटल में लिख लेना है। तो जो अमाउंट बड़ा रहता है उसी को आप दोनों तरफ लिखेंगे 77,950 और यहाँ पे भी 7,950। जब हम यहाँ पे कितना पैसा हमारे पास से आया और कितना पैसा हमारे पास से गया, इन दोनों को डिडक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना पैसा हमारे पास बचा है। तो हम उसे क्या कहते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो अमाउंट है इसको माइनस कर देंगे, तो 77,950 में से आप ये कौन से अमाउंट को माइनस करोगे, जो मैंने रफ में लिखा है, ये आपका एक्सपेंसेस साइड का टोटल है 33950। तो आपका जो है अमाउंट बैलेंसिंग फिगर इसको माइनस करने के बाद, ये अमाउंट को माइनस करने के बाद आ रहा है बैलेंसिंग फिगर आपका 44,000 रुपीज का। इसका मतलब है आप जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, एनजीओ चला रहे थे, आपके पास इतने पैसे आए थे और इतने पैसे आपके पास अभी बचे हुए हैं। मतलब एक साल खर्चे करने के बाद भी आपके पास अभी 44,000 रुपीज बचे हुए हैं। तो हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या बताता है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। अब आपको ये अगर समझ में आ गया होगा कि मैंने इसमें क्या क्या बताया, इसे आप जो है कैशबुक की तरह समझेंगे। मैं आपको जल्दी से रिकॉल करा देता हूं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैशबुक होता है, कैशबुक की तरह इसे आपको समझना है, ठीक है। दूसरा आपको इसमें ये समझना रहेगा कि कैपिटल रिसिप्ट हो या रेवेन्यू रिसिप्ट हो, इसे आप डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद कैपिटल पेमेंट हो या फिर रेवेन्यू पेमेंट हो, उसे आप क्रेडिट करेंगे। उसके बाद इन दोनों के टोटल को आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना बैलेंस, यानी कि कितना कैश आपके पास बैलेंस है साल के एंड में। तो इसे हम क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था, हमारे पास स्टार्टिंग में इतना पैसा था, उसके बाद हमें और पैसे मिले, हमने कुछ छोटे छोटे खर्चे किए, छोटे छोटे खर्चे करने के बाद हमारे पास 44,000 का कैश बचा हुआ। अच्छा, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि आपके पास कैश कितना है, 44,000 है, ये पता चल गया। तो अगर आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट समझ में आ गया ना, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी के बेसिस पे जो है पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बताता है कि उस साल आपके पास कितने खर्चे, मतलब कितना आपका प्रॉफिट हुआ, कितना आपका नुकसान हुआ। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज कर लूंगा तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी मोटिव नहीं होता है प्रॉफिट कमाना, उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। तो जब कभी भी कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस कहता है, और जब कभी भी लॉस होता है उसे डेफिसिट कहता है। तो ये बातें आपको मैं जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आया होगा। तो आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट समझ में आ गया होगा। तो अभी इसके बाद जो है मैं आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कराने वाला हूं। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहें।